अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है लुकमान और आज इंट्रोडक्शन टू इलेक्ट्रॉनिक्स का लेक्चर नंबर 6 है। इस लेक्चर में हम सेल्स को डिस्कस करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे सेल्स वोल्टेज प्रोड्यूस करते हैं। इससे पहले लेक्चर में हमने वोल्टेज सोर्सेज को डिटेल से डिस्कस किया था। अगर लेक्चर नंबर 5 अभी तक नहीं देखा तो ऊपर लिंक आ रहा है, उस पर क्लिक करके देख लें। खैर, आज का लेक्चर शुरू करते हैं। सेल एक पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, एक नेगेटिव इलेक्ट्रोड और कुछ इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन पर मुश्तमिल होता है। इलेक्ट्रोड मतलब टर्मिनल, किसी भी सेल के दो ही टर्मिनल होते हैं ना, पॉजिटिव और नेगेटिव, इसलिए इलेक्ट्रोड से मेरी मुराद टर्मिनल है। पॉजिटिव इलेक्ट्रोड को एनोड जबकि नेगेटिव इलेक्ट्रोड को कैथोड कहते हैं। और बैटरीज बेसिकली सेल्स का कम्बिनेशन होता है। कुछ स्टडीज़ में हम पढ़ते हैं कि जो नेगेटिव टर्मिनल होता है वो एनोड कहलाता है और पॉजिटिव टर्मिनल कैथोड कहलाता है। और समटाइम साइंस की कुछ स्टडीज़ में हम ये इसके उल्ट भी पढ़ रहे होते हैं। सो ये बड़ा कंफ्यूजिंग है ना। आज मैं आपकी ये कन्फ्यूजन दूर कर देता हूँ। जब कभी कोई डिवाइस पावर कंज्यूम कर रही हो तो उसके पॉजिटिव टर्मिनल को कैथोड और नेगेटिव टर्मिनल को एनोड कहेंगे। और जब कभी कोई डिवाइस पावर प्रोड्यूस कर रही होगी तो उसके पॉजिटिव टर्मिनल को एनोड और नेगेटिव टर्मिनल को कैथोड कहेंगे। जैसे अभी मैंने सेल की बात की, सेल के पॉजिटिव टर्मिनल को हम एनोड कहेंगे और नेगेटिव टर्मिनल को कैथोड कहेंगे, क्योंकि वो पावर प्रोड्यूस कर रहा होता है, पावर डिलीवर कर रहा होता है। जब भी पावर कंज्यूम हो रही होगी किसी डिवाइस कोई डिवाइस पावर कंज्यूम कर रहा होगा तो इसका उल्ट होगा। ठीक है, सिंपल। अगर आप इसे याद रख लेंगे तो कभी कंफ्यूज नहीं होंगे। अच्छा, सेल्स को उनके बिहेवियर की बुनियाद पे दो कैटेगरीज में कैटेगराइज किया जाता है, प्राइमरी सेल्स और सेकेंडरी सेल्स। प्राइमरी सेल्स में हर वो सेल आता है जो सिर्फ एक दफ़ा यूज़ किया जा सकता है, यानी उसे दोबारा चार्ज करके यूज़ नहीं किया जा सकता, यानी वो नॉन रिचार्जेबल होते हैं। और सेकेंडरी सेल हर उस सेल को कहा जाता है जो रिचार्ज होने की सलाहियत रखता है, यानी रिचार्जेबल होता है। यूँ तो प्राइमरी सेल्स की बहुत टेक्निक्स आ चुकी हैं, लेकिन यहाँ हम 3 बेसिक टेक्निक्स की बात करेंगे: लेक्लांचे सेल, अल्कलाइन सेल और लिथियम आयन सेल। लेक्लांचे सेल एक कॉमन एग्जाम्पल है प्राइमरी सेल की। ये ड्राई सेल भी कहलाता है। इस किस्म का सेल एक्चुअल में ड्राई नहीं होता, क्योंकि ये सेल इलेक्ट्रोलाइट के तौर पे मॉइस्ट पेस्ट पर मुश्तमिल होता है। ये मॉइस्ट पेस्ट अमोनियम क्लोराइड का होता है। इसमें मैंगनीज डाइऑक्साइड को भी इस्तेमाल किया जाता है, जो कि डायरेक्टली कंटैक्टेड होता है एनोड से। एनोड बेसिकली कार्बन रॉड होता है जो कि सेल के सेंटर में नस्ब होता है। सेल का कैथोड उसके बैरूनी टैंक को बेसिकली हम कह रहे होते हैं, जो कि जिंक का होता है, जिसे जिस्त भी कहते हैं। अगर मैं ओवरऑल सेल का स्ट्रक्चर समझाने की कोशिश करूं तो मोस्टली सेल्स जो हैं वो सिलेंड्रिकल फॉर्म में मौजूद होते हैं। सेल के एंड सेंटर में कार्बन रॉड होता है जो कि एनोड के तौर पे काम करता है, और उसके बाद मैंगनीज डाइऑक्साइड पाउडर्ड फॉर्म में मौजूद होता है, उसके इर्द गिर्द सिलेंड्रिकल फॉर्म में मौजूद होता है। और उसके बाद एक पोरस फाइबर की लेयर होती है, सुराखदार फाइबर की एक लेयर होती है, जो कि बेसिकली नेगेटिव साइड को पॉजिटिव साइड से सेपरेट रखती है। उसके बाद इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन, जो कि अमोनियम क्लोराइड की मॉइस्ट फॉर्म होती है। और ये मॉइस्ट पेस्ट लीक ना हो इस बात को मद्देनज़र रखते हुए एक सील भी मौजूद होती है, जो कि सेल के ऊपर वाली साइड पे होती है। उसके बाद जिंक का जिस्त का टैंक होता है, जो कि एज ए कैथोड काम कर रहा होता है। और फिर स्टील केस होता है, जो कि सेल के केमिकल रिएक्शंस को माहौलियाती पार्टिकल से महफूज रखता है। उसके बाद ब्रांडिंग रैपर वगैरह। इसके अलावा कैथोड और एनोड एंड्स पे स्टील कैप भी होता है। ये है जी पूरा मुकम्मल स्ट्रक्चर लेक्लांचे सेल का। अब बात करते हैं कि सेल आखिर बिजली कैसे बनाता है।
लेक्लांचे सेल में मौजूद इलेक्ट्रोलाइट यानी अमोनियम क्लोराइड जिंक इलेक्ट्रोड को डिज़ोल्व करता है और डिज़ोल्व करके बेसिकली जिंक पे एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स छोड़ देता है और फिर ये अजाफी इलेक्ट्रॉन्स सर्किट में से बहकर एनोड यानी कार्बन रॉड में दाखिल होते हैं। अब कार्बन रॉड पे रिएक्शन कुछ इस तरह होता है कि अमोनियम क्लोराइड जो कि इलेक्ट्रोलाइट है बेसिकली, मैंगनीज डाइऑक्साइड और अजाफी इलेक्ट्रॉन्स रिएक्ट करके वाटर, अमोनिया और मैंगनीज डाइऑक्साइड बनाते हैं। ये वो अजाफी इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि जिंक साइड से ट्रैवल करके कार्बन रॉड में दाखिल हुए थे। इस तरह ये दो केमिकल रिएक्शन मिलके करंट फ्लो करवाते हैं और करंट फ्लो तब तक जारी रहता है जब तक इलेक्ट्रोलाइट यानी अमोनियम क्लोराइड एनोड पे अजाफी इलेक्ट्रॉन्स बनाता रहता है और दूसरी तरफ उन अजाफी इलेक्ट्रॉन्स को डिस्चार्ज करता रहता है विद द हेल्प ऑफ मैंगनीज डाइऑक्साइड। और जब ये इलेक्ट्रोलाइट सेल में से मुकम्मल तौर पे आयोनाइज्ड होकर ख़त्म हो जाता है तो करंट फ्लो बंद हो जाता है। इलेक्ट्रोलाइट का मुकम्मल तौर पे इन्हसार डिपेंडेंस करंट फ्लो पर है। जितना ज़्यादा करंट फ्लो होता रहेगा उतनी ज़्यादा तेज़ी से इलेक्ट्रोलाइट ख़त्म होगा। अब बड़े साइज़ के सेल में इलेक्ट्रोलाइट ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू दी छोटे साइज़ के सेल्स। हर सेल का लाइफ ड्यूरेशन मुख्तलिफ ज़रूर हो सकता है लेकिन हर साइज़ के सेल का वोल्टेज सेम ही होता है। ज़्यादातर लेक्लांचे सेल 1.75 वोल्टेज से लेके 1.8 वोल्टेज प्रोड्यूस करते हैं और एक लेक्लांचे सेल की एनर्जी डेंसिटी 30 वाट आवर्स पर पाउंड होती है। अमूमन एक लेक्लांचे सेल की शेल्फ लाइफ 2 साल होती है। शेल्फ लाइफ यानी कि बगैर यूज़ हुए सेल का पोटेंशियल डिफरेंस कब तक मेंटेन रहता है। इसमें जो मॉइस्ट पेस्ट होता है असल में होता क्या है कि वो वक्त के साथ सूख जाता है तो जिसकी वजह से पोटेंशियल डिफरेंस जो वो ज़ीरो हो जाता है उस सेल का, जिसे बेसिकली कहते हैं जी सेल डेड हो गया। तो लेक्लांचे सेल की जो अमूमन शेल्फ लाइफ बताई जाती है वो 2 साल होती है। लेक्लांचे सेल के मुख्तलिफ साइज़ अवेलेबल हैं मार्केट में जैसे कि AA, AAA, D, C, नंबर 6 वगैरह वगैरह। ये सब डिफरेंट साइज़ के ज़रूर हो सकते हैं बट चूँकि सब एक ही टेक्निक से वोल्टेज क्रिएट करते हैं इसलिए सब की वोल्टेज ऑलमोस्ट 1.8 ही होती है। हाँ, इनकी कैपेसिटी में डिफरेंस हो सकता है लेकिन वोल्टेज में नहीं। लेक्लांचे सेल को कार्बन जिंक सेल भी कहते हैं क्योंकि ये बेसिकली कार्बन और जिंक इलेक्ट्रोड पे मुश्तमिल होता है। अब अल्कलाइन सेल की बात करते हैं। इधर ये बात याद रहे कि अभी हम जितने भी सेल्स को डिस्कस कर रहे हैं वो सब के सब प्राइमरी सेल हैं। अल्कलाइन सेल भी एक प्राइमरी सेल है। तो अल्कलाइन सेल को अल्कलाइन इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके इलेक्ट्रोलाइट में अल्कलाइन मेटल मौजूद होता है, यानी इसका इलेक्ट्रोलाइट पोटाशियम हाइड्रोक्साइड होता है। इधर पोटाशियम एक अल्कलाइन मेटल है। अल्कलाइन सेल का डिज़ाइन और साइज़ कार्बन जिंक सेल जैसा ही होता है लेकिन इसकी पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करने की टेक्निक उससे मुख्तलिफ होती है। अल्कलाइन सेल और लेक्लांचे सेल में ये फ़र्क है कि अल्कलाइन सेल हाई टेम्परेचर में भी सही परफॉर्म करता है जबकि लेक्लांचे सेल हाई टेम्परेचर पे पोटेंशियल डिफरेंस लूज़ कर देता है। अल्कलाइन सेल्स ज़्यादा अरसे तक बिजली प्रोवाइड कर सकते हैं एज़ कम्पेयर टू द लेक्लांचे सेल। ज़्यादातर अल्कलाइन सेल 1.52 वोल्टेजेस प्रोड्यूस कर सकते हैं और अल्कलाइन सेल की एनर्जी डेंसिटी 45 वाट आवर्स पर पाउंड होती है। अल्कलाइन सेल का इनर स्ट्रक्चर जो है वो 7 फिगर में मौजूद है। अब प्राइमरी सेल की तीसरी किस्म लिथियम सेल की बात करते हैं। लिथियम सेल की एनर्जी डेंसिटी सबसे ज़्यादा होती है 90 वाट आवर्स पर पाउंड। साइज़ में छोटा लिथियम सेल बड़े लेक्लांचे सेल के बराबर होता है, इसलिए लिथियम सेल्स छोटी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में ज़्यादातर यूज़ होता है जैसे कि रिस्ट वॉच यानी हाथ पे जो पहनने वाली कलाई में जो पहनने वाली घड़ी होती है इसमें ज़्यादातर यूज़ होता है। और इस तरह की जितनी भी छोटी डिवाइसेस हैं ज़्यादातर लेक्लांचे सेल उसमें यूज़ होता है। यहाँ पे मैंने एक टर्म बोली है एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी डेंसिटी से मेरी मुराद ये है कि कितने मटेरियल से कितनी एनर्जी हासिल की जा सकती हो
यानी सबसे पहले मैंने लेक्लांचे सेल की एनर्जी डेंसिटी बताई जो कि 30 वाट आवर्स पर पाउंड है। इसका मतलब है कि लेक्लांचे सेल 30 वाट और एनर्जी दे सकता है 1 पाउंड के मटेरियल से, फिर वो कोई भी मटेरियल हो। इस तरह अल्कलाइन सेल 45 वाट आवर्स एनर्जी फ्राहम कर सकता है 1 पाउंड मटेरियल में। और सबसे ज़्यादा एनर्जी डेंसिटी लिथियम सेल की होती है जो कि 90 वाट आवर्स पर पाउंड होती है। यानी कि लिथियम सेल 90 वाट आवर्स एनर्जी दे सकता है 1 पाउंड के मटेरियल में, इसलिए ये बेसिकली छोटी डिवाइसेस में यूज़ होता है। लिथियम सेल लिथियम मैंगनीज डाइऑक्साइड और लिथियम परक्लोरेट पर मुश्तमिल होता है। लिथियम परक्लोरेट ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में, किसी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में मिक्स्ड हालत में सेल में यूज़ किया जाता है। लिथियम सेल में पानी इस्तेमाल नहीं होता क्योंकि लिथियम बहुत ज़्यादा यानी एक्सट्रीमली रिएक्टिव होता है पानी के साथ। एक लिथियम सेल 3 वोल्ट तक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करने की सलाहियत रखता है और लिथियम आयन सेल की शेल्फ लाइफ 10 साल तक होती है। अब बात करते हैं जी सेकेंडरी सेल्स की। जैसे कि हम पहले पढ़ चुके हैं कि सेकेंडरी सेल्स वो सेल होते हैं कि जिन्हें रिवर्स वोल्टेज देकर दोबारा चार्ज किया जा सकता है और दोबारा काबिल इस्तेमाल किया जा सकता है उस सेल या बैटरी को। इसकी एक आम मिसाल गाड़ियों में यूज़ होने वाली बैटरीज़ हैं जिन्हें लिड एसिड बैटरी भी कहा जाता है। ये बैटरी दरअसल 6 2 वोल्ट सेल्स को आपस में सीरीज़ वाइज कनेक्ट करके बनाया जाता है जिससे टोटल 12 वोल्ट्स जनरेट होते हैं। इस सेल का पॉजिटिव इलेक्ट्रोड लेड पर ऑक्साइड और नेगेटिव इलेक्ट्रोड स्पॉन्जी लेड पर मुश्तमिल होता है। ये इलेक्ट्रोड्स एक दूसरे से अलहदा रखने के लिए प्लास्टिक या रबर का यूज़ किया जाता है। ये दोनों इलेक्ट्रोड्स सल्फ्यूरिक एसिड यानी H2SO4 और डिस्टिल्ड वाटर में डिप होते हैं। जब बैटरी डिस्चार्ज्ड हालत में होती है तो सल्फ्यूरिक एसिड लेड सल्फेट के साथ कंबाइन हो जाता है जबकि इलेक्ट्रोलाइट वाटर में कन्वर्ट हो जाता है। और जब सेल को उसकी प्रोड्यूस्ड वोल्टेज से ज़्यादा वोल्टेज प्रोवाइड किया जाता है तो जैसे ही सेल में से करंट बहता है तो ये इलेक्ट्रोड्स को वापस अपनी असली हालत लेड पर ऑक्साइड और स्पॉन्जी लेड में ले आता है और इसके साथ साथ इलेक्ट्रोलाइट को भी वापस सल्फ्यूरिक एसिड और डिस्टिल्ड वाटर में कन्वर्ट कर देता है। इस किस्म के सेल को वेट सेल भी कहा जाता है। सेकेंडरी सेल की दूसरी किस्म निकल कैडमियम सेल है। ये एक ड्राई सेल है जो कि कई बार रिचार्ज किया जा सकता है और ये लंबे अरसे तक अपने में चार्ज स्टोर्ड रखने की कैपेबिलिटीज़ रखता है। ये सेल पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, नेगेटिव इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट पे मुश्तमिल होता है एज यूजुअल, जैसा कि अभी हम पढ़ रहे हैं। पॉजिटिव और नेगेटिव इलेक्ट्रोड निकल वायर के ही बने होते हैं, दोनों निकल वायर के ही बने होते हैं। बस फ़र्क इतना है कि पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पे निकल सॉल्ट सोल्यूशन का एक कोट होता है जबकि नेगेटिव इलेक्ट्रोड पे कैडमियम सॉल्ट सोल्यूशन का एक कोट होता है, यानी उस पर एक परत चढ़ी होती है बेसिकली। और इन दोनों इलेक्ट्रोड्स को एक अब्जॉर्बेंट इंसुलेटिंग मटेरियल से सेपरेट किया जाता है। इस सेल में इलेक्ट्रोलाइट के तौर पे पोटाशियम हाइड्रोक्साइड यूज़ होता है जो कि टाइटली सील्ड होता है। ये सेल 1.2 वोल्ट तक EMF जनरेट करने की सलाहियत रखता है। यहाँ पे मैं आपको एक और कंसेप्ट देता चलूँ कि किसी भी बैटरी की एबिलिटी को कैसे हम मेजर करते हैं। बैटरी की एबिलिटी कहते हैं कि वो बैटरी एक दफ़ा चार्ज करने पे कितना करंट कितनी देर तक देने की सलाहियत रखती है। इस एबिलिटी को मेजर किया जाता है एम्पेयर आवर्स में। इसे कुछ लोग एम्प आवर्स भी कहते हैं, यानी एम्प आवर्स इस तरह भी कहा जाता है। बेसिकली एम्पेयर जो कि करंट का यूनिट है और आवर्स जो कि टाइम का यूनिट है, इन दोनों यूनिट्स के मिलाप से ये जो है वो एबिलिटी का एक यूनिट वजूद में आया जिसे जो कि डिराइव्ड यूनिट है बेसिकली। तो बैटरी की एबिलिटी एम्पेयर आवर्स में मेजर की जाती है। लेट्स सपोज अगर एक बैटरी है 100 एम्पेयर आवर्स की, इसका मतलब ये है कि वो बैटरी 100 एम्पेयर 1 घंटे तक प्रोवाइड कर सकती है। यानी कोई ऐसा लोड है जो कि 100 एम्पेयर्स कंज्यूम करता है
तो वो बैटरी उस डिवाइस को 1 घंटे तक बिजली फ्राहम कर सकेगी। उसके बाद उस बैटरी की वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस ज़ीरो हो जाएगा। या आप इस तरह कह लें कि ये बैटरी 50 एम्पेयर 2 घंटों तक कंटिन्यूसली देने की सलाहियत रखती है, या 10 एम्पेयर 10 घंटों तक, या 1 एम्पेयर 100 घंटों तक। आई होप मैं आपको समझा पा रहा हूँ कि हम बेसिकली यहाँ पे कर क्या रहे हैं। मैं आपको इसका एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन भी लिखवा देता हूँ। द एबिलिटी ऑफ बैटरी इज इक्वल्स टू द प्रोडक्ट ऑफ करंट इन एम्पेयर्स विच बेसिकली प्रोवाइडेड बाय द बैटरी कंटिन्यूसली and time in hours which is consumed to basically finish the battery। इस फार्मूले को यूज़ करके आप किसी भी एबिलिटी के रिलेटेड प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। ये क्वेश्चन है जी, इन्हें होमवर्क के तौर पे कर लें। अगर तो सही से आंसर आ गए तो आप अगले लेक्चर के लिए रेडी हैं, और अगर नहीं आंसर आ रहे तो आंसर लेक्चर में ही ढूंढें। और अगर फिर भी मुश्किल हो रही है तो कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन जो है वो कमेंट करें, इंशाल्लाह ताला आपको रिप्लाई दिया जाएगा। आई होप मैं लेक्चर अच्छे से डिलीवर कर सकाऊँगा। आज का लेक्चर यहाँ पे ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में बैटरीज़ पे बात करेंगे कि सेल्स को बेसिकली जोड़ के कैसे बैटरीज बनाई जाती हैं, और इस पर ब्रीफली डिस्कशन करेंगे। तो ओके जी, मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।